जी। तो स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 27। इसमें हम पढ़ेंगे सेपरेशन एक्सियम्स के बारे में। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना कि हम पिछले लेक्चर में तो हम पढ़े थे काउंटेबिलिटी एक्सियम्स, तो मैंने साथ ही बताया था कि इसके साथ ही हम पढ़ेंगे सेपरेशन एक्सियम्स। और ये दोनों तरह के एक्सियम्स जो हैं वो टोपोलॉजिकल स्पेस में हम क्यों पढ़ते हैं, हम टोपोलॉजी के स्ट्रॉन्गर थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हमें इन सारी कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। वो स्ट्रॉन्गर थ्योरम्स क्या हैं, उन स्ट्रॉन्गर थ्योरम्स की हमें कहाँ जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल जो है वो हम सिर्फ ये जान चुके हैं कि काउंटेबिलिटी एक्सियम्स और सेपरेशन एक्सियम्स जो हैं इनके प्रूफ या ये सेपरेशन एक्सियम्स क्यों जरूरी हैं, क्योंकि इनको यूज करते हुए टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर हम स्ट्रॉन्गर थ्योरम्स को प्रूव कर लेते हैं। स्ट्रॉन्गर थ्योरम्स फॉर एग्जांपल टिक्नॉफ थ्योरम हम आगे देखेंगे। और लेक्चर नंबर 28 में हम देखेंगे एक टिक्नॉफ थ्योरम बहुत अहम है। एक और था मेरे जहन से, उसका नाम स्किप हो गया। चलो बहरहाल अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेपरेशन एक्सियम्स क्या है। The axioms are named separation axioms for the reason that they involve separating certain kinds of sets from one another by disjoint open sets. सेपरेशन एक्सियम्स को सेपरेशन एक्सियम्स क्यों कहा जाता है, उसकी वजह उसने यहाँ पे बताई है कि इसके अंदर इन सारी एक्सियम्स के अंदर जो डेफिनेशन है इनकी, इनमें हम क्या करते हैं, सर्टेन काइंड्स ऑफ सेट्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। सर्टेन काइंड्स ऑफ सेट्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। और सेपरेट किस तरह से करते हैं, डिसजॉइंट ओपन सेट्स की मदद से उनको सेपरेट करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने पहले एक डेफिनेशन पढ़ी थी स्पेस के कनेक्टेड होने की। तो हम कहते हैं एक स्पेस कनेक्टेड है अगर उसकी कोई सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर कोई सेपरेशन एग्जिस्ट कर जाए तो वो कनेक्टेड नहीं है। और फिर सेपरेशन क्या करती थी, सेपरेशन ये कहती थी कि एक स्पेस जो है उसकी सेपरेशन एग्जिस्ट करती है अगर हमें दो ओपन सेट्स ऐसे मिले कि उन दोनों ओपन सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, मतलब उनमें कॉमन कुछ भी ना हो, लेकिन उन दोनों के यूनियन लेने से पूरी की पूरी स्पेस एक्स आ जाए। यही थी ना एक स्पेस की सेपरेशन। तो वहां पे हम कहते थे कि अगर सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करती तो वो कनेक्टेड स्पेस बन जाती है। सेपरेशन का मतलब कि पूरी की पूरी स्पेस को हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक स्पेस की सेपरेशन का मतलब क्या था कि पूरी की पूरी स्पेस को हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। और वो दो बराबर हिस्से किस तरह के हैं कि वो दोनों ओपन सेट्स हैं। जो दो बराबर हिस्से हैं वो दोनों ओपन सेट्स हैं। लेकिन अब हम यहाँ बात करें सेपरेशन एक्सियम्स की, तो इसमें हम पूरी की पूरी स्पेस को नहीं सेपरेट कर रहे होते दो हिस्सों में, बल्कि हम क्या करें, सर्टेन काइंड्स ऑफ सेट्स कि ये जो स्पेस एक्स है उसके कुछ खास किस्म के सेट्स को हम सेपरेट करें। जब हम कनेक्टेड स्पेस की बात करते थे तो वहां पे हम कहते थे पूरी स्पेस सेपरेट हो जाती है दो हिस्सों में। लेकिन अब यहाँ सेपरेशन एक्सियम्स में और कनेक्टेड स्पेस में या कनेक्टेड ना होने में क्या डिफरेंस है कि हम कनेक्टेड ना होने का मतलब कि पूरी स्पेस दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, लेकिन सेपरेशन एक्सियम्स जो कि हम यहाँ आगे पढ़ने वाले हैं इसका मतलब कि स्पेस में से कुछ सेट्स ऐसे हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, डिसजॉइंट ओपन सेट्स की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये है सेपरेशन एक्सियम्स को पढ़ने की वजह कि इसमें हम सर्टेन काइंड्स ऑफ सेट्स को जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट करने से क्या होता है, हमारे जो आगे वाले थ्योरम्स हैं उनके प्रूफ में आसानी हो जाती है। तो इसलिए हम ये सारी चीजें जो है वो पढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेपरेशन एक्सियम्स में। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है सपोज दैट वन पॉइंट सेट्स आर क्लोज्ड इन एक्स। हमने ये सपोज कर लिया कि एक एक्स जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये ऐसी स्पेस है जिसके अंदर हर सिंगलटन सेट जो है वो क्लोज्ड सेट होगा। Then X is said to be regular if for each pair consisting of a point X and a closed set B disjoint from X, there exist disjoint open sets containing X and B respectively. अच्छा, ये है स्पेस के रेगुलर होने की डेफिनेशन। ये कह रहा है कि स्पेस रेगुलर है
एक स्पेस एक्स जो है वो रेगुलर है। सबसे पहली कंडीशन तो क्या है कि उस स्पेस में हर सिंगलटन सेट जो है उसको क्लोज होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हर एक पेयर इस तरह से हम बनाएं कि सेट एक्स में से एक पॉइंट एक्स उठा लें और सेट एक्स का एक क्लोज सेट जो है वो बी ले लें, एक पेयर बन गया ना। पेयर में क्या क्या चीजें आई, एक पॉइंट एक्स और एक क्लोज सेट बी। तो हर ऐसे पेयर के लिए हमारे पास डिसजॉइंट ओपन सेट्स हो कि एक ओपन सेट के अंदर एक्स आ जाए और दूसरे ओपन सेट के अंदर ये क्लोज सेट बी जो है ये पूरा का पूरा कंटेन कर जाए। फॉर ईच पेयर, मैंने इसी चीज को मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा है, फॉर ईच पेयर एक्स बिलोंग टू एक्स एंड बी कंटेन्ड इन एक्स। पेयर में क्या क्या चीजें हैं, एक चीज है एक एलिमेंट और दूसरी चीज है सेट एक्स का क्लोज सेट। ईच पेयर there exist u and v open sets in x, x में open sets होंगे such that कि x u के अंदर जो है वो एलिमेंट x मौजूद होगा और v के अंदर ये क्लोज सेट b पूरा का पूरा कंटेन कर रहा होगा। एंड u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू फाइव और u और v जो हैं वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो फिर हम स्पेस x को क्या कहेंगे, हम स्पेस x को कहेंगे रेगुलर स्पेस। अच्छा, रेगुलर स्पेस आप देखें या इससे पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, थोड़े लेक्चर्स पीछे हमने पढ़ी थी, लेक्चर नंबर अब मुझे याद नहीं है, कि ऑलरेडी वो स्टडीड ए सेपरेशन एक्सियम हाउस ऑफ स्पेस। अच्छा, हमें वो लेक्चर निकालना पड़ेगा। हाउस ऑफ स्पेस की क्या डेफिनेशन थी जरा, अगर किसी को याद है कौन से लेक्चर में है ये, कनेक्टेड स्पेस 23। हाँ, ये है हाउस ऑफ स्पेस। तो हाउस ऑफ स्पेस में क्या था, हाउस ऑफ स्पेस में हम ये कहते थे कि फॉर ईच ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉल्ड हाउस ऑफ स्पेस इफ फॉर ईच पेयर x1 एंड x2 ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ x। अब यहाँ पे जो हम हर पेयर ले रहे थे वो पेयर किस तरह का था कि वो सेट x के सिर्फ 2 पॉइंट्स का पेयर बनता था। तो हर पेयर के लिए हम कहते थे कि हमारे पास ओपन सेट्स हों u1 और u2 सच दैट के ये दोनों ओपन सेट्स डिसजॉइंट हो, एक के अंदर एक पॉइंट हो और दूसरे के अंदर दूसरा पॉइंट हो। तो इस तरह से हर 2 पॉइंट्स के लिए हमें 2 ओपन सेट्स चाहिए थे सच दैट कि वो दोनों ओपन सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट हो। अब अगर आप देखें तो हम जो अब पढ़ रहे हैं रेगुलर होना, तो रेगुलर में भी वैसी ही डेफिनेशन है, यहाँ सिर्फ इतना सा फर्क आया है कि यहाँ 2 पॉइंट्स नहीं बल्कि क्या है, एक पॉइंट और एक क्लोज सेट। बाकी इसमें भी वही सब करना है कि एक पॉइंट और एक क्लोज सेट के लिए हमें 2 ओपन सेट्स चाहिए सच दैट कि वो दोनों ओपन सेट्स डिसजॉइंट हो और एक सेट के अंदर एक्स एलिमेंट मौजूद हो और दूसरे सेट के अंदर जो है वो ये क्लोज सेट बी पूरा का पूरा कंटेन करता हो। ऐसी स्पेस को फिर हम क्या कहेंगे, रेगुलर। रेगुलर नाम दिया था हमने, हाँ बिल्कुल, ऐसी स्पेस को हम कहेंगे रेगुलर स्पेस। फिर इसके बाद एक और सेपरेशन एक्सियम आता है हमारे पास, सपोज दैट 1 पॉइंट सेट्स आर क्लोज्ड इन एक्स। हमने सपोज कर लिया कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस में सिंगलटन सेट्स जो हैं वो सारे के सारे क्लोज्ड हैं। दिस स्पेस एक्स इज सेड टू बी नॉर्मल। अब स्पेस एक्स को नॉर्मल कहेंगे इफ फॉर ईच पेयर ए एंड बी ऑफ डिस्जॉइंट क्लोज्ड सेट्स ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट डिस्जॉइंट ओपन सेट्स कंटेनिंग ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे रेगुलर में और नॉर्मल में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कैसा डिफरेंस है कि रेगुलर में हम कह रहे थे कि एक एलिमेंट ऑफ एक्स और दूसरा क्लोज सेट। अब नॉर्मल में हम क्या कह रहे हैं कि हर 2 क्लोज सेट्स के लिए हमारे पास ओपन सेट्स हों सच दैट के एक ओपन सेट में ये ए कंटेन करता हो और दूसरे ओपन सेट में बी कंटेन करता हो। मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा है, for each a and b closed in x there exists u and v open in x such that के एक ओपन सेट में a कंटेन करता हो दूसरे ओपन सेट में b कंटेन करता हो और a और b दोनों क्या हैं, क्लोज सेट्स हैं स्पेस x के। अब रेगुलर और नॉर्मल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि एक स्पेस के अंदर सिंगलटन सेट्स या 1 पॉइंट सेट्स जो हैं वो क्या हैं, सारे के सारे 1 पॉइंट सेट्स क्लोज्ड हैं। हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। टोपोलॉजी बाय मोंकर्स,
पास आपकी बुक थी, अगर वो मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। खैर अभी मुझे बुक ढूंढने में टाइम लगेगा। मेरे पास पड़ी हुई थी लैपटॉप में। ऐसा है कि बुक के अंदर ना उसने इन तीनों डेफिनेशंस को कंपेयर किया हुआ है, ये हाउस्टॉफ स्पेस, नॉर्मल स्पेस और रेगुलर स्पेस। तो उस डायग्राम को देख के ये तीनों की जो डेफिनेशन है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो अगर हम उसको ढूंढ लें तो अच्छी बात है। अच्छा जी, मुझे अभी नहीं मिल रही बुक, तो हम ऐसा करते हैं कि लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर के एंड में मैं देखती हूँ मेरे पास अच्छा, मैंने वैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप ये फिगर देख लें तो वहां से ये बात क्लियर हो जाएगी। मैंने बुक आप सबको शेयर तो की हुई है ना, अगर आप मुझे कोई एक बता दे तो अच्छी बात है। मैंने आप लोगों को बुक शेयर की हुई है टोपोलॉजी बाय मुंकर्स की। यार कोई मैसेज करके बता दो। जी मैम, है मुंकर्स वाली। हाँ, मुंकर्स वाली बुक मैंने आप लोगों को शेयर की हुई है। आप उस बुक के अंदर फिगर नंबर मैंने लिखा हुआ है, पेज नंबर तो मैं लिखना भूल गई हूँ। तो सी फिगर 31.1 फ्रॉम बुक से आप ये फिगर देखें तो आपको ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं इनमें डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो बाकी बाय डेफिनेशन जो इनमें डिफरेंस है वो मैंने बता दिया कि हाउस्टॉफ स्पेस के अंदर क्या होता है। हाउस्टॉफ स्पेस में हर दो स्पेस के हर दो पॉइंट्स के लिए हम ओपन सेट ढूंढते हैं सच दैट कि वो ओपन सेट डिस्जॉइंट हो। और रेगुलर स्पेस में क्या होता है कि एक पॉइंट और एक क्लोज सेट के लिए हम ओपन सेट ढूंढते हैं। और नॉर्मल स्पेस में क्या होता है कि हर दो क्लोज सेट्स के लिए हम ओपन सेट ढूंढते हैं सच दैट कि वो दोनों ओपन सेट डिस्जॉइंट हो। और ये कंडीशन हर एक में है कि एक सेट जो है वो यू में हो और दूसरा सेट जो है वो वी में हो। मतलब पेयर का एक एलिमेंट एक ओपन सेट में और दूसरा एलिमेंट दूसरे ओपन सेट में। यहाँ रिमार्क है, ए रेगुलर स्पेस इज हाउस्टॉफ स्पेस एंड ए नॉर्मल स्पेस इज रेगुलर स्पेस। हर रेगुलर स्पेस जो है ये हाउस्टॉफ स्पेस बन जाती है और हर नॉर्मल स्पेस जो है वो रेगुलर स्पेस बन जाती है। और इनके कन्वर्स जो हैं वो ट्रू नहीं है, उनको हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कि क्या कन्वर्स के लिए हमें कोई एग्जांपल मिलती है। तो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, ए सब स्पेस ऑफ ए हाउस्टॉफ स्पेस इज हाउस्टॉफ, ए प्रोडक्ट ऑफ हाउस्टॉफ स्पेसिस इज हाउस्टॉफ। हाउस्टॉफ स्पेस में जो है वो सब स्पेस भी हाउस्टॉफ होगी और अगर एक से ज्यादा हमारे पास हाउस्टॉफ स्पेसिस हैं, फॉर एग्जांपल x1 भी हाउस्टॉफ है, x2 भी हाउस्टॉफ है, तो उन सब का प्रोडक्ट जो है वो भी क्या होगा, वो भी हाउस्टॉफ स्पेस होगा। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाह रही थी और मेरे जहन से स्किप हो गई। वो बात ये थी कि इस रिमार्क में जो ये दोनों बातें लिखी हुई हैं ये आपने प्रूव करनी है। मेरा ख्याल है कि पूरा सेमेस्टर आपको टोपोलॉजी का कोर्स पढ़ाने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप लोग इनको प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई जरूर करें और बहुत 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 सिंपल से प्रूफ दें कि अगर आप स्पेस को कंसीडर करेंगे कि वो रेगुलर स्पेस है और उसे प्रूफ करना है कि वो हाउस्टॉफ स्पेस बन जाए। बहुत ही सिंपल है, सामने सामने जहन में बात आ रही है।
और अगर आप ये सपोज करें कि एक स्पेस नॉर्मल है और उसे प्रूव करना है कि वो रेगुलर स्पेस है, तो ये दोनों बातें आपने प्रूव करनी है और प्रूव करके ये मुझे दिखानी है। अच्छा जी, हम ये थ्योरम देख रहे थे कि हाउसटॉफ स्पेस में एक सब स्पेस भी हाउसटॉफ होती है और एक से ज्यादा हाउसटॉफ स्पेसेस का प्रोडक्ट जो कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट जिस तरह हम लेते हैं और उनको प्रोडक्ट टोपोलॉजी के साथ देखें तो वो भी हाउसटॉफ स्पेस बनेगी। और इसी तरह से रेगुलर में भी ये बात होल्ड करती है कि एक रेगुलर स्पेस की सब स्पेस भी रेगुलर है और एक से ज्यादा रेगुलर स्पेसेस का प्रोडक्ट जो है वो भी रेगुलर होगा। देयर इज नो एनालॉगस थ्योरम फॉर नॉर्मल स्पेस, लेकिन नॉर्मल स्पेस के लिए इस तरह का थ्योरम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब नॉर्मल स्पेस के लिए हम ये बातें प्रूव नहीं कर सकते। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर क्या होना चाहिए, फिर हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल जानी चाहिए सच दैट के फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि हमारे पास एक दो तीन नॉर्मल स्पेसेस हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट लेने से जो हमारे पास स्पेस बन रही है वो नॉर्मल नहीं बनती। तो इस तरह से हमें काउंटर एग्जांपल मिल जानी चाहिए। हमेशा जब भी प्योर मैथमेटिक्स का हम कोर्स पढ़ने लगते हैं तो हम एक थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं और अगर उसका प्रूफ पॉसिबल नहीं हो रहा, हम बीच में कहीं जाके स्टक हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हम जनरली ये रिजल्ट नहीं दे सकते कि भाई ये थ्योरम हमसे प्रूव नहीं हो रहा, इस वजह से ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप ये रिजल्ट सिर्फ उस सूरत में दे सकते हो अगर आपको एक काउंटर एग्जांपल मिल जाए। जैसे यहाँ उसने इतनी बड़ी बात लिख दी कि देयर इज नो एनालॉगस थ्योरम फॉर नॉर्मल स्पेस। एनालॉगस मतलब कि इस थ्योरम की तरह का, इस थ्योरम की तरह का कोई थ्योरम जो है वो नॉर्मल स्पेस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बात वो ऐसे ही नहीं लिख सकता था, वो सिर्फ तब कह सकता है जब उसे एक काउंटर एग्जांपल मिल जाए। काउंटर एग्जांपल किस तरह की, कि अगर हमारे पास एक नॉर्मल स्पेस, एक से ज्यादा नॉर्मल स्पेसेस हैं तो उनका प्रोडक्ट लेने से नॉर्मल स्पेस नहीं बनती, तो फिर वो ये कह सकता है कि इस थ्योरम का एनालॉगस जो है वो नॉर्मल स्पेस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस थ्योरम का प्रूफ हम यहाँ कोर्स में इंक्लूड नहीं कर रहे, सिंपल है प्रूफ, आपकी बुक में हुआ है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंटरेस्ट से कोई पढ़ना चाहे और मुझसे डिस्कस करना चाहे तो जरूर करें, लेकिन इसका प्रूफ हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। तो दिस स्पेस आर के इज हाउसटॉफ बट नॉट रेगुलर। एक स्पेस हाउसटॉफ जो है वो रेगुलर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमने थ्योरम्स लिखे हैं इनका ये रिमार्क्स इनके कन्वर्स होल्ड नहीं करते कि एक रेगुलर स्पेस जो है वो तो हाउसटॉफ बनेगी, लेकिन अगर हमारे पास कोई हाउसटॉफ स्पेस है तो वो रेगुलर नहीं होगी या नहीं हो सकती। तो इस तरह से इसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि आर के स्पेस जो है वो हाउसटॉफ तो है लेकिन ये रेगुलर नहीं है। तो अगर इसको प्रूव किया हुआ आर के स्पेस, अगर आपको याद हो तो आर के में हम कहते थे ये ऐसी स्पेस है जो जनरेट होती है ऐसी बेसिस से जिसके अंदर सारे के सारे ओपन इंटरवल्स भी हैं और इस तरह के सेट्स भी हैं कि ओपन इंटरवल्स में से के को माइनस कर दिया जाए, जबकि के क्या है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। अगर आप सेट के पे गौर करो तो सेट के में किस तरह के एलिमेंट्स है, n की जगह पे वैल्यूज पुट कर करके देखने से हमें पता चलेगा के में किस तरह के एलिमेंट्स हैं। अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं तो के में क्या आ जाएगा 1। अगर n की जगह पे 2 रखते हैं तो 1/2, फिर 1/3, 1/4 so on। तो 1 से लेके आगे नंबर छोटे होते जा रहे हैं। 1/2 पे 0.5 हो गया, 1/3 पे 0.33 हो गया और 1/4 पे 0.25 हो गया। n जितना बड़ा होता जा रहा है नंबर उतने क्या हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। मतलब इस सेट के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के दरमियान के एलिमेंट्स हैं, जबकि 0 भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि 1/n जो है ये हमारे पास 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन ये 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम सेट के अंदर जो है वो इन्फिनिटी एलिमेंट तो कंसिडर करते नहीं। तो सेट के अंदर जो है वो किस तरह के एलिमेंट्स हैं, 0 और 1 के दरमियान के एलिमेंट्स हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आर के की जो बेसिस है उस बेसिस के अंदर एक तो सारे के सारे ओपन इंटरवल्स हैं, साथ ही साथ उसमें ऐसे ओपन इंटरवल्स हैं जिनमें से के को माइनस कर दिया जाए, तो फिर ये इंटरवल नहीं रहता, फिर ये सेट रहता है। इस वजह से हमने इसको सेट लिखा है। एंड ऑल सेट्स ऑफ द फॉर्म ए
ए बी माइनस के, जिसमें से के को माइनस कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचें तो ये किस तरह के इंटरवल होंगे। अगर मैं एक इंटरवल लेती हूँ 2 से 3, इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 2 से और एंड हो जाता है 3 पे, तो उसमें से मैं अगर के को माइनस करूं या ना करूं तो भला कोई फर्क पड़ेगा? उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 के दरमियान में 0 से 1 वाले एलिमेंट्स तो आ ही नहीं रहे, और सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स हैं? सिर्फ 0 से 1 के दरमियान के एलिमेंट्स हैं। तो जब कभी भी हम इंटरवल इस तरह का लेंगे कि एक नंबर नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो फिर उनके दरमियान में ये के वाले एलिमेंट्स आते हैं, तो फिर हमें इस के का फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इंटरवल लेती हूँ -1 से 1, तो उसमें से मैं अगर के को माइनस कर रही हूँ तो इसका मतलब है ये सेट किस तरह का बनेगा कि -1 से 0 तक और फिर 0 से आगे 1 तक, वो इस तरह का सेट बन जाएगा। क्योंकि जब हम -1 से 1 इंटरवल में से के को माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब है के सारे एलिमेंट्स को -1 से 1 इंटरवल के दरमियान में से निकाल देना है। तो के एलिमेंट्स किस तरह से हैं? वो 0 से 1 के दरमियान के सारे एलिमेंट्स। तो ये तो मैं स्पेस आर के पे वापस चली गई, आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आर के किस तरह की स्पेस है। अब हम वापस आते हैं अपने थ्योरम के प्रूफ की तरफ या एग्जांपल के प्रूफ की तरफ। एग्जांपल का प्रूफ क्या था? दी स्पेस आर के इज हाउसटॉफ। स्पेस आर के जो है ये हाउसटॉफ तो है लेकिन ये रेगुलर नहीं है। इसको सबसे पहले तो हमने हाउसटॉफ शो करना है। हाउसटॉफ किस तरह से बनती है कि आर के हर 2 पॉइंट्स के लिए हमें ओपन इंटरवल मिले सच दैट के दो ओपन इंटरवल मिले सच दैट के एक ओपन इंटरवल में एक पॉइंट एग्जिस्ट करता हो और दूसरे ओपन इंटरवल में दूसरा पॉइंट एग्जिस्ट करता हो। तो ये सिंपल सी बात है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ओपन इंटरवल्स हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको हाउसटॉफ स्पेस वाले लेक्चर में करवाया था, हाउसटॉफ स्पेस वाले लेक्चर में, कि हर मीट्रिक स्पेस जो है ये हाउसटॉफ है। ये बिल्कुल इस पैटर्न पे कि हर ओपन इंटरवल, अगर हमारा ओपन इंटरवल जो है वो ए से बी तक है तो इन दोनों को हाफ कर दो, ए पॉइंट के लिए ये वाला इंटरवल बन गया और बी पॉइंट के लिए ये वाला इंटरवल बन गया। यहाँ पे हम बॉल्स की बात कर रहे थे क्योंकि हमने हर मीट्रिक के लिए जनरली प्रूव कर दिया था। अगर हम यहाँ एक्स की बजाय आर ले लें या आर के ले लें तो हम यहीं पे ओपन इंटरवल्स लिख देंगे। तो आर के जो स्पेस है वो हाउसटॉफ बनती है बिल्कुल इस वाली लॉजिक से। ये जो लॉजिक है हमारे लेक्चर नंबर 23 के अंदर पहली एग्जांपल में, इस लॉजिक से हम कहेंगे आर के स्पेस जो है ये हाउसटॉफ तो है लेकिन ये रेगुलर नहीं है। उसके लिए अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। फॉर एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अच्छा ये तो हाउसटॉफ वाली बात लिखी हुई है कि आर के जो है ये हाउसटॉफ है, बट आर के इज नॉट रेगुलर। रेगुलर के लिए क्या करना है? दिस सेट के इज क्लोज्ड इन आर के जो है ये आर के अंदर क्लोज्ड है। कैसे क्लोज्ड है हम अभी देख लेते हैं। के का कॉम्प्लीमेंट अगर लें तो वो किस तरह से बनेगा? आर माइनस के, और आर माइनस के जो है ये ओपन होगा आर के में। कैसे ओपन होगा? आर के की डेफिनेशन से। मैंने क्या कहा था कि जो भी इंटरवल इधर से माइनस नंबर से शुरू होके प्लस नंबर तक जाए उसमें से माइनस के करें तो वो सेट क्या है? वो ओपन सेट है। किसमें? आर के में। तो अगर पूरी स्पेस आर है यहाँ पे, मतलब -इंफिनिटी से +इंफिनिटी ओपन इंटरवल है, तो उसमें से अगर हम के को माइनस करें तो वो भी तो जाहिर है कि आर के अंदर ओपन सेट हुआ। तो अब आर माइनस के जो है ये आर के अंदर ओपन सेट है। इस वजह से के का कॉम्प्लीमेंट ओपन होने की वजह से हमें क्या पता चला? के इज क्लोज्ड इन आर के। के कौन सा सेट है? ये यही वाला के सेट है जो कि हम उसकी डेफिनेशन में देख रहे थे, जिसके अंदर इस तरह के सारे एलिमेंट्स हैं 1/n such that n belongs to z पॉजिटिव। या सिंपली आप के को समझ लो कि ये 0 से 1 के दरमियान के सारे पॉइंट्स है। अच्छा, के बारे में हमें पता चल गया कि ये क्लोज सेट है एंड 0 डज नॉट बिलोंग टू के। के की डेफिनेशन से हमें ये भी पता है कि इसके अंदर 0 तो मौजूद नहीं है। 0 से आगे के सारे एलिमेंट्स हैं 1 तक, लेकिन 0 मौजूद नहीं है। सो फॉर 0 बिलोंग टू आर, अब अगर हम जो ईच पेयर हमने बनाना था उसमें से एक पेयर हम इस तरह से ले रहे हैं कि सेट आर का एक पॉइंट और एक क्लोज सेट का पेयर। रेगुलर के लिए हमें यही चाहिए होता है।
एक पॉइंट और एक क्लोज सेट का पेयर। हमें शो ये करना है कि अगर दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर एक के अंदर 0 मौजूद है, एक के अंदर k मौजूद है, इस तरह के ओपन सेट्स अगर हम कह दें कि एग्जिस्ट करते हैं तो हमारी किसी न किसी बात पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए। कॉन्ट्राडिक्शन आने से हमें पता चलेगा कि हमारी स्पेस जो है ये रेगुलर नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने एक पेयर ले लिया है फॉर 0 बिलोंग टू R and K closed set contained in R. Suppose that there exists U and V open set such that U intersection V is equal to 5। हमने सपोज कर लिया है कि हाँ ठीक है, ऐसे ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं सच दैट के एक के अंदर 0 मौजूद है और दूसरे के अंदर k मौजूद है और इन दोनों ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन जो है ये एम्प्टी है। अब क्योंकि U ओपन है, there exists some basis element such that 0 belongs to this basis element and this basis element contained in U. U ओपन सेट की अब डेफिनेशन, ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके अंदर कोई बेसिस एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो सच दैट कि ये वाला पॉइंट जो कि ओपन सेट का पॉइंट है वो उस बेसिस एलिमेंट में भी मौजूद हो। लेट दिस बेसिस एलिमेंट, हम सपोज कर लेते हैं कि ये बेसिस एलिमेंट इस तरह का है ए बी माइनस के की फॉर्म का such that 0 belongs to AB minus K contained in U। कि ये जो बेसिस एलिमेंट हमने चूज किया है वो इस तरह का बेसिस एलिमेंट है जो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 बिलोंग करता है इस बेसिस एलिमेंट से और ये बेसिस एलिमेंट कंटेन करता है U में। क्योंकि U ओपन सेट है तो जाहिर ऐसा होगा। सिंस V इज ओपन, अब क्योंकि V ओपन सेट है तो इसके लिए भी कोई ना कोई बेसिस एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा सच दैट के बेसिस एलिमेंट जो है ये कंटेन करे V में। चूज बेसिस एलिमेंट CD। अब जो बेसिस एलिमेंट V के लिए हमने चूज किया वो इस तरह का ओपन इंटरवल है सच दैट के 1/n जो है ये बिलोंग करता है CD से और ये कंटेन करता है V में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि V का V ओपन सेट होने का मतलब है कि इसके किसी एलिमेंट के लिए कोई बेसिस एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा सच दैट ये एलिमेंट इसमें मौजूद हो और ये कंटेन करे V में। अब सेट V के अंदर क्योंकि पूरा का पूरा K कंटेन कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि V ऐसा ओपन सेट है जिसके अंदर K कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है V के अंदर सारे एलिमेंट्स 1/n की फॉर्म के मौजूद हैं। तो फिर हम यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि एक एलिमेंट 1/n के लिए एक बेसिस एलिमेंट CD एग्जिस्ट करता है सच दैट कि CD कंटेन कर रहा है ओपन सेट V के अंदर where n is an integer, n कोई भी इंटीजर होगा सच दैट 1/n belongs to AB। हमने ये कहा है कि ये जो बेसिस एलिमेंट CD हमने चूज किया है ये इस तरह का बेसिस एलिमेंट है सच दैट कि यही वाला 1/n जो है ये ऊपर वाला इंटरवल जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया था AB, इसके अंदर भी ये 1/n जो है ये मौजूद हो। लेकिन इस पूरे ओपन सेट में तो 1/n मौजूद नहीं है ना, मैं इस AB इंटरवल की बात कर रही हूँ कि इसके अंदर 1/n मौजूद हो, लेकिन इस पूरे ओपन सेट में 1/n मौजूद नहीं है। मौजूद क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये कहा कि AB माइनस K हम कर चुके हैं, ये इस तरह का ओपन सेट है तो K को माइनस कर दिए, इसका मतलब है कि AB में से सारे 1/n की फॉर्म के एलिमेंट निकाल दिए हुए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइनली चूज Z, फाइनली हमने Z इस तरह से चूज किया है सच दैट Z इज लेस देन 1/n एंड Z इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ C एंड 1/n+1, कि वो C और 1/n+1 से तो बड़ा होगा लेकिन 1/n से छोटा होगा। हमने एक नंबर इस तरह का चूज कर लिया है। देन Z बिलोंग्स टू U, फिर Z जो है वो U में भी मौजूद है और V में भी मौजूद है। This implies that U intersection V is non-empty, which is contradiction। contradiction किस बात पे कि हमने जो सपोज किया था कि हमारे पास इस तरह के U और V एग्जिस्ट करते हैं सच दैट कि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है और उसमें ये एलिमेंट और ये क्लोज सेट कंटेन करता है। तो हमारी ये वाली सपोजिशन जो है ये गलत साबित हो रही है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये स्पेस अगर हम सपोज कर रहे थे कि ये रेगुलर है तो वो हमारी बात गलत थी। ये स्पेस रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं होने का मतलब ये है कि हर एलिमेंट एक एलिमेंट 0 बिलोंग टू R और एक क्लोज सेट कंटेन इन R के लिए हमारे पास कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट नहीं करता ओपन सेट का
सच दैट कि वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। कौन सी दोनों कंडीशंस? एक तो ये कि u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू एम्प्टी आ जाए, और दूसरी ये कि एक ओपन सेट में 0 मौजूद हो और दूसरे ओपन सेट में k कंटेन करे। तो इस वाली कंडीशन के ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है कि u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू एम्प्टी। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे ये सारी डायग्राम बनाई हुई है कि किस तरह से ये जो हम ये कह रहे हैं कि z जो है वो u में भी है और z v में भी है, ये इस डायग्राम से ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है। अब ये देखो कि ये यहाँ पे हमारा ओपन इंटरवल था a b, ये हमारा ओपन इंटरवल था c d, जो कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया था कि c d ऐसा ओपन इंटरवल है जो कि v के अंदर कंटेन कर रहा है। तो और इस c d के अंदर ये एलिमेंट 1/n भी मौजूद है। तो यहाँ पे हमने ये जो सी डी इंटरवल बनाया, इसके अंदर एक एलिमेंट है 1/n, और ये z जो हमने चूज किया है, जैसा कि z चूज करते वक्त ही हमने कंडीशन बता दी थी कि z इस तरह से चूज करना है कि 1/n से तो छोटा हो, मतलब 1/n से लेफ्ट साइड पे हो और 1/n+1 से जो है वो राइट साइड पे हो। तो यहाँ पे अगर हमने ये 1/n लिखा हुआ है, तो यहाँ z के इस तरफ, यहाँ इस तरफ जो है वो 1/n+1 होगा। क्यों यहाँ इस तरफ होगा? क्योंकि हम z को चूज ही इस तरह से कर रहे हैं कि वो 1/n से तो छोटा है लेकिन 1/n+1 से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है। तो मतलब यहाँ c के बाद यहाँ जहाँ मेरा कर्सर इस वक्त नजर आ रहा है, इस जगह पे 1/n+1 पड़ा होगा। तो z अब ऐसा एलिमेंट है, आप देख सकते हैं कि वो 1/n और 1/n+1 के दरमियान मौजूद है। तो फिर ये जो हम एक ओपन सेट ले रहे थे, कौन सा कि a b माइनस k, एक हमने ओपन सेट लिया हुआ था a b माइनस k सच दैट कि वो u में कंटेन कर रहा था, ये a b माइनस k जो कि u में कंटेन कर रहा था। तो a b माइनस k के अंदर ना तो 1/n मौजूद है, ना ही 1/n+1 मौजूद है, लेकिन z तो मौजूद हो सकता है। z क्यों इसके अंदर मौजूद होगा? क्योंकि 1/n और 1/n+1 के दरमियान में तो z पड़ा हुआ, तो z u के अंदर मौजूद है। फिर u के अंदर आ गया, फिर v के अंदर किस तरह से मौजूद है? v के अंदर तो सिंपल ये c और d इंटरवल के अंदर मौजूद है, तो इस तरह से ये v में मौजूद है। तो z ऐसा एलिमेंट है जो u में भी है और v में भी है। तो कॉन्ट्रडिक्शन आने की वजह से हमने ये कह दिया x इज नॉट रेगुलर स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि द स्पेस RL इज नॉर्मल। मेरा ख्याल है कि इतना काफी हो गया है, नेक्स्ट को हम अगले लेक्चर में करते हैं। है तो वैसे बहुत सिंपल सा प्रूफ, लेकिन इसको फिर हम अगले लेक्चर में करते हैं। अच्छा जी, ये जो मैंने आज प्रूफ करवाया है ना कि जो आर के स्पेस है ये हॉस्टॉफ तो है लेकिन रेगुलर नहीं है। आपने इस प्रूफ को अच्छी तरह से पढ़ना है, और फिर जो भी कंफ्यूजन हो, जो स्टेप एक पॉइंट भी अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको अगले लेक्चर में मुझसे पूछेंगे, कल वाले लेक्चर में। तो और क्या रह गया? हाँ, ये रिमार्क में जो दो बातें हैं ये आप लोग प्रूफ करेंगे कि हर रेगुलर स्पेस हॉस्टॉफ बन जाती है और हर नॉर्मल स्पेस जो है ये रेगुलर स्पेस बन जाती है।